नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। टॉपिक है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। स्पीशीज डाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, इस इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए हमारे पास में ना दो हाइपोथेसिस है। हम लोग डायरेक्टली उन दोनों हाइपोथेसिस के ऊपर चलते हैं क्योंकि वहां से डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो हमें नाम याद रखना है टिलमैन। ओके, टिलमैन, डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक आंसर देने का हमें एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की थी। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि भाई कोई इकोसिस्टम है तो वो इकोसिस्टम स्टेबल कब होगा, अगर उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी मोर है तो वो इकोसिस्टम स्टेबल है, या अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी लेस है तो इकोसिस्टम स्टेबल है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने दो प्लॉट्स लिए, यानी कि दो एरियाज लिए। वन एरिया इज शोइंग द मोर स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस। ये इनके पास एरिया ए, इसमें स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है। ओके, कंपैरेटिवली एक दूसरा प्लॉट है, प्लॉट मीन्स द एरिया जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस वो कम है, लेस है। ठीक है, तो टिलमैन ने क्या बताया, ही फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। यानी कि ये जो एरिया है जहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, दिस एरिया इज शोइंग लेसर वेरिएशन इन इट्स टोटल बायोमास। जब एरिया का टोटल बायोमास स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, और इसमें हमें वेरिएशन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, लेसर वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं बायोमास में, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पर जो स्पीशीज हैं वो स्पीशीज उस एरिया को एक स्टेबल एरिया बना रही है, या वहाँ पर इकोसिस्टम स्टेबल है। अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ में बताती हूँ। ये जो हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चल रहे हैं, आप इसको सोचो कि ये कोई एक फॉरेस्ट एरिया है। ओके, और कंपैरेटिवली ये जो सेकंड एग्जाम्पल हम प्लॉट का लेके चल रहे हैं, सपोज ये हमारा कोई क्रॉप फील्ड है। ओके, तो टिलमैन के एक्सपेरिमेंट को जरा हम एक क्रॉप फील्ड के ऊपर और एक फॉरेस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट के अंदर हमें बायोमास के अंदर, इस टोटल बायोमास के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल बायोमास के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ पर जो स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर, उनके अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कंपैरेटिवली इधर आ जाओ क्रॉप फील्ड के ऊपर। क्रॉप फील्ड के ऊपर सपोज जुलाई अगस्त का महीना है, और जुलाई अगस्त के महीने में पूरा क्रॉप फील्ड जो है उसमें क्रॉप लगी हुई है हमारी शानदार। तो सोचो, एक तो प्लांट का बायोमास वहां पर उस समय मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद में उस क्रॉप के ऊपर सरवाइव करने वाले पता नहीं कितने सारे इंसेक्ट्स वहां पर होंगे, और इंसेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। जुलाई अगस्त अप टू सितंबर अक्टूबर अपन मान के चलें, एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स। उसके बाद में क्या हुआ, हार्वेस्टिंग। क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया। अब क्रॉप नहीं है, क्रॉप नहीं है यानी कि प्लांट्स नहीं है, पूरे फील्ड में क्रॉप लगी हुई थी हमारी, और हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, यानी कि हमने वहां से प्लांट पॉपुलेशन को रिमूव कर दिया। तो अब सोचो, वहां पर क्या कोई इंसेक्ट सरवाइव करेंगे जो उस क्रॉप के ऊपर डिपेंड थे? तो सारे इंसेक्ट्स या तो वो कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे।
और इन इंसेक्ट्स के ऊपर सरवाइव करने वाले जो छोटे मोटे वर्टिब्रेट्स थे वो भी वहां से हट जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जैसे ही क्रॉप वहां से हमने हटाई, उस पूरे एरिया के अंदर जो टोटल बायोमास था वो एकदम से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टोटल बायोमास डाउन हो गया। तो कितना बड़ा वेरिएशन देखने को मिल गया। अगर स्पीशीज रिचनेस नहीं है, तो स्पीशीज रिचनेस नहीं है, वेरिएशन नहीं है, स्पीशीज की वेराइटीज नहीं है, तो क्या होगा, टोटल बायोमास डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली टिलमैन ने फाउंड किया था और उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी। ओके, तो इसको अपने को अच्छी तरह से फॉरेस्ट और एक क्रॉप लैंड के एग्जाम्पल के साथ में दिमाग में रखना है कि इफ द स्पीशीज रिचनेस इज मोर, इट मीन्स देयर इज लेस टू ईयर वेरिएशन इज लेस इन द टोटल बायोमास। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। He also showed that in his experiments increased diversity, forest है, increasing diversity, it contributes to higher productivity, वहां पर productivity भी higher होती है। तो यहां से बचे जो 4 लाइन्स है इसको बिल्कुल याद कर लेना है। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट और उनकी ये 2 फाइंडिंग्स, नंबर 1 lesser variation in total biomass and second increased diversity means higher productivity. Okay, अब चलते हैं हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर या दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर। वो है हमारी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस दी थी वो थे हमारे इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिच। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ही कंपेयर द इकोसिस्टम विद अ एयरप्लेन। इकोसिस्टम को इन्होंने एक एयरप्लेन के साथ में कंपेयर किया था और इन्होंने बहुत शानदार हाइपोथेसिस दी। इन्होंने बताया कि भाई ये हमारे पास में कोई एक एरोप्लेन है सपोज, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस एरोप्लेन के अंदर जितनी भी रिवेट्स लगी हुई हैं, रिवेट्स है ना, जितने भी मतलब स्क्रू लगे हुए, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, जितने भी रिवेट्स लगे हुए, ईच रिवेट इज अ स्पीशीज। हर रिवेट को उन्होंने एक स्पीशीज के साथ में कंपेयर किया था। अब इन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे हर स्पीशीज इकोसिस्टम के अंदर वैल्यूएबल है। तो इन्होंने कैसे बताया कि हर पैसेंजर जो इस एक एयरप्लेन में जा रहा है वो क्या कर रहा है कि जब वो एयरप्लेन से उतरता है वो अपने साथ में एक रिवेट को रिमूव करके ले जा रहा है। हर पैसेंजर एक रिवेट को निकाल रहा है, हर पैसेंजर एक रिवेट को निकाल रहा है। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा एयरप्लेन के ऊपर। तो सपोज कि कोई पैसेंजर ऐसा करे कि एयरप्लेन के आगे जो विंग्स लगे हुए हैं, तो एक पैसेंजर ने क्या किया कि इस विंग के अंदर जो रिवेट थी, जिससे ये विंग जो है हमारे जुड़े हुए थे एयरप्लेन के साथ में, उस रिवेट को उस पैसेंजर ने रिमूव कर दिया। तो अब सोचो अगर ये फ्लाइट एरोप्लेन वापस चलता है, उड़ता है, तो सोचो क्या होगा, क्या ये प्लेन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना। इसका मतलब कि हम अगर प्लेन को इकोसिस्टम मान रहे हैं, तो अगर हमने इस स्पीशीज को निकाल दिया, यहाँ पे जो कोई स्पीशीज है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा इकोसिस्टम का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को समझाया कि हर स्पीशीज, एवरी स्पीशीज हैज अ डेफिनेट रोल इन द इकोसिस्टम। हर स्पीशीज का इकोसिस्टम के अंदर एक डेफिनेट रोल है। वो रोल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें से किसी भी एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं, किसी भी एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। और इम्पैक्ट भी कैसा पड़ेगा? एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इट विल एडवर्सली इफेक्ट आवर इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पर इस
रिवेट का बहुत ही क्रूशियल रोल है। अगर विंग्स प्रॉपर नहीं चलेंगे तो एयरप्लेन नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहाँ की एक रिवेट निकालना भी भारी पड़ सकता है, तो इसका बहुत क्रूशियल रोल है। तो ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम के अंदर भी कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनका बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, और अगर हम उनको रिमूव कर दें, अगर हम इनको रिमूव कर दें तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे आ जाएगा। क्रिटिकल स्टेज मतलब हमारे इकोसिस्टम का सर्वाइवल भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जहां पर उन्होंने इकोसिस्टम को एरोप्लेन के साथ में कंपेयर करते हुए और हर स्पीशीज को एक रिवेट के साथ में कंपेयर करते हुए बताया कि हाउ एवरी स्पीशीज इज क्रूशियल इन द इकोसिस्टम। ओके, तो हमारा जो ये टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, हम इसको बिल्कुल डायरेक्टली कुछ कह के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर दो हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये दोनों हाइपोथेसिस और इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने को ध्यान रखते हैं। तो डेविड टिलमैन याद रखना है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, स्टेबल कम्युनिटी। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग ये याद रखना कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है मोर स्पीशीज, community with more species means it is more stable। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी है, if there are more species it means they are the community is more stable। ओके, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। तो हम स्टेबल कम्युनिटी किसको कहेंगे, है ना, उसके लिए यहाँ पर बच्चों दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी किसको कहेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है द कम्युनिटी विच शुड नॉट शो, द कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, यानी कि ईयर टू ईयर उसका जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, टोटल जो बायोमास है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अप्स हो गए तो इसका मतलब हो सकता है वहाँ एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, या एनिमल्स कहीं से माइग्रेट होकर वहां पहुंच गए हाई प्रोडक्टिविटी को देख के, और प्रोडक्टिविटी में सडन डाउन आ गया तो उन एनिमल्स का क्या होगा, है ना। तो ये चीज है, कोई भी कम्युनिटी है तो वो स्टेबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी। तो कम्युनिटी स्टेबल कौन सी है, जो ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करे प्रोडक्टिविटी में। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। कोई भी तरह का नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो कम्युनिटी के अंदर क्या पावर होनी चाहिए, कम्युनिटी के अंदर दो पावर्स होनी चाहिए। पहली पावर है कि वो उसको रेजिस्ट करे, है ना, वो जो भी चेंज आया है उस चेंज को रेजिस्ट करे, और या फिर वो ऐसी कम्युनिटी हो जो उसको रेजिलेंट करे, मतलब उस चेंज के साथ में वो फटाफट सरवाइव करना शुरू कर दे। जो भी चेंज आया है उस चेंज के साथ में उसको फटाफट कोप अप कर ले, है ना, उस चेंज के साथ में फटाफट अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दे, तो तभी हम उसको एक स्टेबल कम्युनिटी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कम्युनिटी स्टेबल हम कब कहेंगे, जब वो किसी भी एलियन स्पीशीज के एंट्रेंस को या इन्वेजन को रेजिस्ट करे। बाहर से कोई स्पीशीज आ रही है तो उसको भी वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो ये तीन पॉइंट्स आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि कोई भी स्टेबल कम्युनिटी के लिए अगर आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं तो ये तीन पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंट एंड रेजिलेंट, ये दो वर्ड्स हैं, इनको यहाँ से आपको याद करके चलना है। और कम्युनिटी स्टेबल कब होगी, जब वहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी। तो टिलमैन ने भी इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था कि स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, इट मींस टोटल बायोमास, टोटल बायोमास को हम प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, है ना, तो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, तो ये यहाँ से हमारे कंसेप्ट्स थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ species diversity to the ecosystem।